मार्च महीने में लॉकडाउन शुरू होने के फौरन बाद हमने टीवी पर, अखबारों में, सोशल मीडिया पर, सब जगह पर देखी थी, जब अपने हसरतों की पोटलियां अपने कंधों पर लादे हजारों प्रवासी मजदूर शहरों से, महानगरों से अपने गांव देहात की तरफ लौट रहे थे। अपने दूध मुहे बच्चों के साथ माएं, सड़कों पर जन्म देती माओं की तस्वीर हमने देखी। सीमेंट की बोरियों में छिपकर आते हुए मजदूरों को हमने देखा। दूध के टैंकर में छिपकर किसी तरह अपने गांव तक पहुंचने की ललक में हमने उन मजदूरों की तस्वीरें देखी। हजारों हजारों रुपए देकर, अपने पिछले कई सालों की, महीनों की कमाई देकर अपने घर लौटने के लिए गाड़ियों में, ट्रकों में बैठने के लिए अपने परिवारों के साथ, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ हमने उन मजदूरों को देखा। कोरोना की महामारी के बाद जब सारा देश सहमा हुआ था, तो उन दर्दनाक तस्वीरों ने एक देश के तौर पर, एक एक डेवलपिंग कंट्री के तौर पर हमारे अस्तित्व पर ही एक तरीके से सवाल खड़ा कर दिया था। हजारों किलोमीटर की यात्राएं पैदल, सड़क पर चलकर, खुले आसमान के नीचे हजारों लाखों मजदूर अपने गांव देहात की तरफ कर रहे थे। इनमें से ज्यादातर मजदूर जो हैं वो बिहार के थे। बिहार को लेकर प्रवासी मजदूरों की सबसे ज्यादा चर्चा हुई। अलग अलग वक्त पर सरकारों ने अलग अलग कदम उठाए, जिनकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन ये एक सवाल उठा कि कोरोना के दौरान महानगरों से बिहार लौटते हुए इन मजदूरों को लेकर सरकारें क्या इंतजाम कर रही है, बिहार सरकार क्या इंतजाम कर रही है। गांवों के बाहर उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया, अस्पतालों में व्यवस्था नहीं थी, भारी अफरा तफरी का माहौल रहा। और फिर उसके बाद ये सवाल उठा, क्योंकि बिहार चुनावों के मुहाने पर खड़ा था, तो ये वापस अपने गांव देहात में लौटे ये प्रवासी मजदूर, इनकी चुनावों में क्या भूमिका रहेगी, क्या ये चुनावों में एक मुद्दा बनेंगे। इसी बात पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सीएसडीएस के प्रोफेसर संजय कुमार, जो सोफोलॉजिस्ट हैं, चुनाव की राजनीति के एक्सपर्ट हैं, और जैसा मैं बार बार कहता हूं कि अपने आंकड़ों की महीन पड़ताल के जरिए हमारे सामने ऐसी ऐसी तस्वीरें खींचते हैं जो हमें मोटी मोटी किताबों में और नेताओं के भाषणों में तो कम से कम नहीं मिलती हैं। संजय जी, मेरा पहला सवाल आपसे यह है, हम बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि बिहार से कितने मजदूर जो हैं वो पलायन करते हैं, कितने लोग बाहर जाते हैं बिहार से? नीरज जी, इसके बारे में कोई स्पष्ट आंकड़े तो उपलब्ध नहीं है। आपको पता होगा, कुछ जी। समय पहले सरकार ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि कितने मजदूर शहरों से वापस गांव में गए, इसके कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है। इस जी। इन आंकड़ों को एक अनुमान के तौर पे देखा जा सकता है। हम्म। सेंसस के आंकड़े इस बात को की ओर संकेत देते हैं कि कितने लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक राज्य से दूसरे शहर में काम करने के लिए आते हैं। जी। अलग-अलग अनुमान के हिसाब से देखें तो बिहार से, इस बात को हम सब समझते हैं कि बिहार और ईस्टर्न यूपी से पलायन बहुत ज्यादा है दूसरे राज्यों की तुलना में। इन राज्यों से या तो दूसरे राज्यों में लोग जाते हैं काम करने के लिए, छोटे शहरों में जाते हैं और बड़े शहरों में भी जाते हैं। अगर एक अनुमान के हिसाब से देखें तो 10 परिवारों में से कम 4 परिवार में से कोई ना कोई एक व्यक्ति दूसरे शहर में काम करने के लिए गया हो, या तो वो एक बड़े शहर में हो या छोटे शहर में हो। तो तकरीबन आप कह सकते हैं 40% ऐसे हाउस जी। होल्ड हैं बिहार में, जिनमें जी। से कोई ना कोई कोई ना परिवार का कोई। एक सदस्य शहर में काम करने के लिए, रोजगार की तलाश में गया हो, या फिर शिक्षा की तलाश में, अच्छी शिक्षा की जी। तलाश में। तो 40% हाउस होल्ड ऐसे हैं जहां से बिहार में ऐसे हैं जहां से कम माइग्रेशन के ट्रेंड हमें दिखाई पड़ते हैं। तो सर, ये कौन लोग हैं? ये मतलब इनके, ये समाज के किस तबके से आते हैं? क्या खास तबके से आते हैं? और फिर बिहार जाने की जरूरत आखिर इन्हें पड़ती क्यों है? अ, देखिए, हमने जिस बात का जिक्र किया अभी कि ये कौन से लोग हैं, अगर हम जी। एज वाइज देखें कि इनमें से क्या किस एज ग्रुप के लोग होंगे, एक आम धारणा होगी कि ये युवा वर्ग के लोग होंगे, क्योंकि युवाओं को नौकरी की तलाश है, युवाओं को अच्छे रोजगार की तलाश है, युवाओं को अच्छी शिक्षा की तलाश है। अगर इनको आंकड़े के हिसाब से देखें तो एक एवरेज एज ग्रुप, ये तकरीबन 32 से 35 एज के ज्यादातर लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे कम आयु के लोग नहीं हैं या उससे ज्यादा जी। आयु के लोग नहीं आते हैं, लेकिन एक जी। एवरेज, एवरेज। अगर आप, जी। हाँ, एक एवरेज देखें तो बड़ी संख्या में 32 से 35 साल की उम्र के लोग बिहार छोड़ करके शहरों में काम करने के लिए, रोजगार के लिए आ रहे हैं या फिर शिक्षा के लिए आते हैं। हम्म। अगर आप इनके तो क्लास पैटर्न्स को देखें जी। कि कौन से लोग हैं, क्या ये सिर्फ गरीब लोग हैं, क्या ये अमीर लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं। अगर हम
लोगों को 4 वर्ग में बाँट के देखने की कोशिश करें। गरीब, जिसको हम कहते हैं पुअर, लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास। जी। शुरुआती दौर में तो बड़ी संख्या में सिर्फ़ गरीब के तबके के लोग आ रहे थे। आजकल सब तबके के लोग आपको आते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन अभी भी अगर तादाद देखें, तो बड़ी तादाद में तकरीबन जितने लोग बिहार से शहरों में आ रहे हैं रोजगार या शिक्षा की तलाश में, इसमें लगभग 70 से 80% लोग ऐसे हैं, जो या तो गरीब तबके में आएँगे या लोअर क्लास में। तो लोअर क्लास और पुअर क्लास का जो तबका है, इनमें से बड़ी संख्या में लोग बिहार के गाँवों को छोड़ कर के शहरों में शिक्षा की तलाश में और रोजगार की तलाश में आ रहे हैं। जातियों के हिसाब से भी देखें, तो ये कह नहीं सकते नीरज कि किसी एक खास जाति के ही लोग शहरों में आ रहे हैं। अलग-अलग जातियों से लोग ज़रूर हैं। बिहार के गाँव से अलग-अलग जातियों के लोग शहरों में पलायन कर रहे हैं। लेकिन इनमें बड़ी तादाद दलितों की है, लोअर ओबीसी की है। लोअर ओबीसी ऐसे भी बिहार की आबादी के तकरीबन 50-52% हैं। तो इन माइग्रेंट्स में भी उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। अपर कास्ट के लोग भी हैं। ऐसा नहीं कि अपर कास्ट के लोग अछूते हैं और वो बिल्कुल सुखी संपन्न हैं गाँव में और उनमें से कोई शहर नहीं आ रहा है, आते ज़रूर हैं। लेकिन जी। प्रोपोर्शनेटली जितने लोग अगर मान लीजिए 100 लोग बिहार के गाँव को छोड़कर शहरों में आ रहे हैं, हम्म। उसमें बड़ी तादाद दलितों की, ओबीसीज़ की है क्योंकि उनकी स्थिति अपर कास्ट की स्थिति के तुलना में ज़्यादा खराब है। और जब मैं स्थिति की बात कर रहा हूँ, तो शिक्षा के दृष्टिकोण से और आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोण से उनकी स्थिति ज़्यादा खराब है। तो पलायन उनमें ज़्यादा है कंपेयर्ड टू अपर कास्ट। तो ये बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है कि करीब 40% परिवार बिहार में ऐसे हैं जिनका कोई ना कोई सदस्य जो है वो रोजी रोटी की या शिक्षा की तलाश में बिहार से बाहर जाता है। और जैसा संजय जी ने बताया कि ये हम इन्हें ना तो किसी जाति विशेष में बांध सकते हैं और ना ही किसी वर्ग विशेष में। ये सब तरह के लोग हैं, क्लास के हिसाब से भी और कास्ट के हिसाब से भी। तो सर, क्या ये लोग जो बाहर जाते हैं, और चूंकि आपने कहा कि 32 से 35 एवरेज एज है, यानी कि जी। तकरीबन सब जो है वो ज्यादातर लोग जो है वो वोटर हैं कहीं ना कहीं के। तो क्या ये चुनावों के वक्त अपने अपने महानगरों से, शहरों से वापस आकर अपने घरों पर वोट डालते हैं, वापस आते हैं वोट के समय? देखिए, हिंदुस्तान के एक मतदाताओं को अपने वोट का अधिकार वो बहुत ही हम्म। प्रिय है और बड़े शान हम्म। शौकत से कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान का एक वोटर हूँ और यही बात बिहार के वोटरों में भी है। इनमें से बड़ी तादाद में जो लोग गाँव को छोड़ के शहर आ रहे हैं, उनकी उनका वोटर लिस्ट में अपने जो गाँव है, जिस जाँव गाँव से या जिस छोटे शहर से वो बड़े शहर में आए हैं, वहाँ पे वो रिटेन करते हैं। क्योंकि उनको लगता है यही उनकी पहचान है, उनके गाँव में पहचान है कि उनका वोटर लिस्ट में उनके गाँव में नाम है। हम्म। चुनाव के दौरान बड़ी लालसा होती है उनकी कि मैं अपना वोट जाकर के वापस डालूँगा। क्योंकि वोट का अधिकार सबको बहुत प्रिय है और बहुत जैसा मैंने कहा, बहुत गर्व से कहते हैं कि मैं एक बिहार के का एक वोटर हूँ, देश का एक वोटर हूँ। 3 तरह के चुनाव हैं नीरज, हम सब जानते हैं लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव और जो लोकल बॉडी इलेक्शन पंचायत इलेक्शंस। जी। जितना छोटा चुनाव, उतनी ही जो लालसा है या एक जो पुल फैक्टर होता है कि आप गाँव वापस जाएँ और वोट करें। पंचायत के चुनाव में तो बड़ी तादाद में ये वापस जाते हैं और वोट डालते हैं और इसकी वजह बहुत साफ है। क्योंकि कंस्टिट्यूएंसीज़ छोटी-छोटी हैं, जी। जीत-हार का जी। अंतर बड़े छोटे मार्जिन से होता है, वोटरों की संख्या कम होती है, तो एक-एक वोटर को टारगेट किया जाता है। टारगेट नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस उन्हें बुलाया जाता है, हम्म। उन्हें कहा जाता है जी। आप आइए, ये चुनाव महत्वपूर्ण है, गाँव का चुनाव है, आप आकर वोट करें। इसका प्रोपोर्शन थोड़ा असेंबली इलेक्शन में कम होता है क्योंकि विधानसभा के चुनाव में कंस्टिट्यूएंसी थोड़ी बड़ी होती है। उम्मीदवार जी। एक-एक मतदाताओं को नाम से या पर्सनली नहीं पहचानते हैं। फिर भी वोटरों को एक उम्मीद रहती है, उनकी एक लालसा होती है कि मैं अपना वोट जाकर के अपने गाँव में डालूँगा, क्योंकि हम्म। मेरा वोट है, मेरा अधिकार है और मैं ज़रूर जाकर के वापस डालूँ। लेकिन जैसे ही लोकसभा के चुनाव की बात होती है, तो ये और कम हो जाता है। लोकसभा बहुत बड़े हैं। कम से कम एक हम्म। लोकसभा क्षेत्र में आजकल तकरीबन 28 से 30 लाख वोटर होते हैं। तो ऐसी स्थिति जी। में बहुत इन्फॉर्मल एक तरह से संबंध होता है, एक वोटर का अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से जो उम्मीदवार होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, तो लोकसभा के चुनाव में ये देखने को कम मिलता है।
लेकिन विधानसभा के चुनाव और पंचायत के चुनाव में काफ़ी संख्या में ये लोग वापस जाकर के अपना वोट डालने की उम्मीद रखते हैं और कई लोग डालते भी हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि सारे के सारे लोग वापस जाते हैं, लेकिन बड़ी तादाद में ये जाते हैं, हम्म, उपाय ढूँढते हैं, कुछ बहाने ढूँढते हैं, कुछ ऐसे संसाधन ढूँढते हैं जिससे वो वापस जा सके चुनाव के समय में और अपना वोट हम्म। डालें। बिल्कुल सर, जैसे आपने कहा कि ये लोग बड़ा गर्व महसूस करते हैं वोट डाल के, तो ये हमारे निजी तजुर्बे भी हैं कि बिहार में पिछले चुनावों के दौरान वोट डालने के बाद जब लोग वापस आते हैं, वो चाहे हमारे कॉलीग्स हों या हमारे आसपास काम करने वाले लोग हों, और अगर उनके वोट उनकी पार्टी का उम्मीदवार जीत जाता है, तो वो बड़े शान से ये बताते हैं कि देखिए हम हमारे वोट से जीत गया, जो हम जिता हम के गए आए थे हैं। यहाँ से, हम हाँ, वो जिता के कहते आए हैं हम हैं। जिता के आए हैं। जी, बिल्कुल। तो ये इसकी बिल्कुल ये चर्चा दिखता नीरज है कि इसकी आज चर्चा नीरज हुँ, मैं कह रहा हूँ इसकी चर्चा तो अभी से सुनाई पड़ रही है। लोग कहते हैं जी, हमारे आस-पास में जो बिहार के लोग हैं, वो कहते हैं, हुँ, "मैं बिहार जा रहा हूँ।" क्यों? टिकट हुँ, बँटवारे का मामला है, अपने लोगों को टिकट दिलाना है, अपने लोगों के साथ हमें जी, खड़ा दिखना चाहिए, इसी के लिए मैं बिहार जा जी, रहा हूँ। चुनाव का हुँ, माहौल है। तो एक खास तरह का प्राइड है अपने आप को बिहार के किसी क्षेत्र में मतदाता होने का। तो इसी के लिए बड़ी हुँ, संख्या में मुझे लगता है दूसरे राज्यों की तुलना में, अगर हम इसकी तुलना किसी और साउथ के राज्य से करें या किसी और राज्य से करें, तो बिहार के मतदाताओं का वापस जाना, चुनाव के समय वोट डालना और फिर वापस आना, उनकी तादाद दूसरे राज्यों से कहीं ज़्यादा दिखाई पड़ती है। हालाँकि इसके बारे में कोई ठोस आंकड़े नहीं हैं, लेकिन जो लोगों से जी। बात करके ऐसा दिखाई पड़ता है कि बड़ी तादाद में लोग वापस जाते हैं, अपना वोट डालते हैं और गर्व से आके कहते हैं कि मैंने अपना वोट डाला अपनी गाँव में जाकर कर के। और शायद इसकी एक ये वजह भी है सर कि पिछले कुछ सालों में, पिछले 10-15 सालों में चाहे वो सरकार के लेवल पे कहिए, चाहे वो चुनाव आयोग के लेवल पे कहिए, वोट डालने को दरअसल एक फैशन बना दिया गया है। वोट डालने को एक ज़िम्मेदारी के तहत एक व हम देखते हैं कि जैसे ही चुनाव शुरू होते हैं, तो अपनी उँगली पर स्याही का निशान लगे हुए हमें पर फ़ोटो दिखाई पड़ने पर लगने पड़ते हैं। तो जो ऑफ़िसेज़ में काम करने वाले लोग होते हैं या घरों में काम करने वाले लोग होते हैं, जब वो वोट के नाम पर छुट्टी मांगते हैं, ये कहते हैं हमें वोट डालने जाना है, तो जो अथॉरिटी होती है उसकी वो भी एक जिम्मेदारी समझती है कि नहीं यार, वोट डालने से नहीं रोकना है, इसलिए छुट्टी दे दी जाए। तो शायद ये भी एक वजह हो गई है कि लोग वापस जाकर अपने वोट डाल पाते हैं। अ, बिल्कुल, सर आप वैसे बड़ा तो हाँ जी, हाँ, जी, जी, वैसे तो नियम के जी, तौर पर चुनाव के दिन, जिस दिन वोट पड़ रहे हैं, उस दिन सभी लोगों की छुट्टियाँ होनी चाहिए, लेकिन छुट्टी। हम उन मज़दूरों की बात कर रहे हैं, जो बिहार में नहीं हाँ काम जी, करते, वो बिल्कुल। दिल्ली में काम कर रहे हैं और हुँ, बिहार में जब चुनाव है, तो दिल्ली में उनकी छुट्टी होने की कोई वजह नहीं है। लेकिन कई ऐसे भी एम्प्लॉयर होते हैं, जो सहानुभूतिपूर्वक कहते हैं, "अच्छा, चलो आपके गाँव में वोट पड़ रहे हैं, तो आप जाएँ जी। और वोट डालें और वोट डाल कर के वापस आएँ।" तो तरह-तरह के एम्प्लॉयर हैं, कुछ लोग बड़े सहानुभूति से उन्हें छुट्टी देते हैं और जिसकी वजह से ये लोग जाकर के वोट डाल कर के वापस आते हैं। सर लॉकडाउन जब शुरू हुआ मार्च महीने में 24 मार्च अगर मैं गलत नहीं हूँ वो तारीख थी तो उसके बाद हमने बहुत दर्दनाक तस्वीरें देखी सड़कों पर लौटते हुए प्रवासी मजदूरों की क्या-क्या तरीकों से क्या-क्या मुश्किलें उठाकर वो हजारों किलोमीटर 1200 किलोमीटर 1800 किलोमीटर पैदल चलते हुए 4-4 दिन 6-6 दिन का सफर तय करते हुए लौट रहे हैं और जब उन सबसे बात की जाती थी तो उनका यही कहना होता था कि शायद यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं है, शायद गाँव जाकर हम अपनी ज़िंदगी को ठीक से बिता सकें और वहाँ जाकर भी उन्हें तरह-तरह की मुश्किलों के सामना करना पड़ा था। तो क्या इन मुश्किलात का लॉकडाउन की वजह से जो उन्हें जबरन अपने गाँवों की तरफ लौटना पड़ा और अब इत्तेफ़ाकन चुनावों के वक़्त वो अपने-अपने इलाकों में हैं, तो लॉकडाउन के दौरान जो उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वो उनके वोट पैटर्न पर असर डालेगी क्या? 2-3 बातें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा नीरज। एक जी। बात तो ये है कि इन चुनाव में इस बात पर ख़ासी नज़र रखी जा रही है कि ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो वापस गाँव में आए हैं शहरों से, ये वोट कैसे हुँ, डालेंगे? क्योंकि इनकी हुँ, नाराज़गी होगी केंद्र सरकार के प्रति, राज्य सरकार के प्रति जिन बातों का आपने ज़िक्र किया, इन्हें बड़ी दिक्कतें आई लॉकडाउन के समय घर वापस आने में। तो क्या इनका जो गुस्सा है, ये अपना हुँ, गुस्सा वोट के माध्यम से निकालेंगे? जिन दिनों ये वापस जा रहे थे सचमुच उस समय इनकी तकलीफें बहुत थी, इनमें गुस्सा बहुत था। लेकिन हम लोगों ने कुछ समय बाद सर्वेक्षण किए, देश भर में लोगों से बात की, देश भर में लोगों से पूछा और ये बड़े अचंभित करने वाले आंकड़े हैं
कि जितना हम स्टूडियो में बैठ के या शहरों में बैठ के और उन विजुअल्स को देख के समझ रहे थे कि इन लोगों के बीच में बहुत गुस्सा होगा, ऐसा गुस्सा दिखाई नहीं पड़ता। और इसकी नहीं दिखाई पड़ने की वजह ये है, इकोनॉमिक स्थिति के साथ-साथ अपने एक तरह से जीवन से उसकी तुलना करने लगते हैं। और लोगों को लग रहा था कि भले ही उनकी आर्थिक स्थिति पर बहुत करारा प्रभाव हुआ, चोट पड़ी, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई, लेकिन उन्हें लगता था कि कम से कम उनकी जान बच गई। सरकार ने जो कुछ भी किया, कुछ तो प्रयास किया हमारे लिए। तो ये जो जितनी नेगेटिविटी हम सोच रहे हैं, वैसी नेगेटिविटी है नहीं इन लोगों के बीच में। और उन्होंने कंपैरेटिव आंकड़े देखे, दुनिया भर के दूसरे देशों में भी देखा वहाँ क्या हाल रहा, और बार-बार इस बात का ज़िक्र किया जाता था। जब विश्व के बड़े विकसित देशों में कोरोना की स्थिति वो सँभाल नहीं पाए, तो हमारे देश ने फिर भी कुछ न कुछ बेहतर काम किया। तो कुल मिलाकर के हमें ज़मीनी तौर पर ये दिखाई पड़ता है कि जितना गुस्सा हम समझते हैं, उतना गुस्सा है नहीं। तो ये गुस्सा वो अपने वोट पर निकालेंगे। इस बात पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि ये अपना गुस्सा सरकार के प्रति, सरकार के खिलाफ वोट डाल के निकालेंगे। ऐसा मुझे हमें कुछ ज़मीनी तौर पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। इतना गुस्सा दिखाई नहीं पड़ता, जितना हम सोचते हुँ। हैं। शायद यही वजह है कि जब नीतीश कुमार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बताते हैं कि प्रवासी मजदूरों के लिए उनकी सरकार ने 1,000 रुपए उनके बैंक खाते में पहुंचने की स्कीम चलाई, 3 लाख से ज्यादा मजदूरों को इसका फायदा दिया गया और उनकी सरकार ने बेहतर इंतजाम किए। शायद वो यही रुख देखकर जो इन लोगों के बीच में है कि सरकार से ज्यादा नाराजगी नजर नहीं आती है, शायद वो इसीलिए कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। वैसे मैं एक बात जी सर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जिस बात का आपने ज़िक्र किया, हुँ, इन इन योजनाओं के का ज़िक्र बार-बार नीतीश कुमार के द्वारा किया जाता है। लेकिन इन इन बातों के ज़िक्र करने के पहले भी जब हम लोगों ने अपनी स्टडी की, बहुत साफ दिखाई पड़ता था कि जितना हुँ, गुस्सा हम समझते हैं, उतना गुस्सा है नहीं। लोग तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, और हमेशा उन्होंने तुलना विश्व के दूसरे देशों से किया जो बड़े विकसित हैं, जिसका हुँ, प्रचार-प्रसार किया गया। कि देखिए, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूएसए जैसे देशों में भी जब ये स्थिति सुधार नहीं पाए, तो हमारे यहाँ तो फिर भी हमने बहुत अच्छा काम किया, लोगों की जान जी। बची है। तो इस बात से लोग काफ़ी संतुष्ट दिखाई पड़े कि सरकार ने जो कुछ भी किया, सरकार अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उन्होंने लोगों की मदद की। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए नीरज, कि देश में लोग जब भी सरकार की क्राइसिस होती है, जब लगता है देश का क्राइसिस है, सिर्फ सरकार का नहीं, हुँ, ये संकट देश पर है, तो हमारे हुँ, हिंदुस्तान के मतदाताओं का एक एक तरह से स्वभाव है कि जब उन्हें लगता है देश पर संकट आ रहा है, तो वो सरकार के खिलाफ जाते नहीं, वो सरकार के साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं। तो हुँ, ऐसी स्थिति, जब ये लग रहा था ये देश के लिए संकट है, ये सरकार के लिए संकट नहीं है, ये देश के लोगों के लिए संकट है, ऐसी स्थिति में लोग ज़्यादातर सरकार के साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं। ये हमें बिहार में देखने को मिला, दूसरे राज्यों में भी कमोबेश ऐसी ही मनस्थिति दिखाई पड़ी कि लोग सरकार के साथ खड़े दिखाई पड़े। तो इनका गुस्सा इन इलेक्शंस में, इन चुनाव में ये अपने गुस्से का इज़हार करेंगे, इसकी गुंजाइश मुझे कम दिखाई पड़ती है। सर आपने जो बात कही बिल्कुल इसका अगर मैं एक छोटा-सा पॉलिटिकल एनालिसिस करूँ, तो चिराग पासवान ने अभी अपनी एक प्रेस रिलीज़ में ये एक लाइन लिखी थी कि जेडीयू के कैंडिडेट को दिया गया एक-एक वोट आपके परिवार के बच्चे को पलायन के लिए मजबूर करेगा। इसे एक बहुत ही पॉलिटिकली सेंसिटिव लाइन माना गया, ये बड़ी सुर्खी बनी कि जेडीयू पर ये बहुत बड़ा हमला चिराग पासवान ने किया है और वो दरअसल प्रवासी मजदूरों का जो सेंटीमेंट है उसे भुनाना चाहते हैं। लेकिन जो आपकी आपकी स्टडी है, जो आपके आंकड़े हैं, वो ये कहते हैं कि ये सेंटीमेंट इतना बड़ा नहीं है कि चिराग पासवान के लिए कोई बड़ा सा स्विंग वोट पैटर्न का कर दे। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी के लिए स्विंग तो हो सकता है, जी, लेकिन वो स्विंग इस वजह से नहीं होगा कि प्रवासी मजदूर जो जी, वापस आए हैं, जिनको बड़ी तकलीफें झेलनी पड़ी लॉकडाउन के दौरान, सिर्फ उस एक हम्म, वजह से लोग अपना वोट नीतीश कुमार को ना देकर चिराग पासवान की पार्टी को देंगे, एलजेपी को देंगे, ये वजह नहीं हो सकती। वजह दूसरी हो सकता है नीतीश कुमार से कोई दूसरी नाराजगी हो। लेकिन अगर हम हम्म, अपने पुराने आंकड़ों को देखें, आंकड़ों से ये तो नहीं पता चलता कि प्रवासी मजदूरों ने किस पार्टी को वोट किया, क्योंकि ऐसे ऐसे विश्लेषण हमने पहले कभी किया नहीं था। इस चुनाव जी, में पहली बार प्रवासी मजदूर एक कैटेगरी बन के उभर रही है
कि प्रवासी मजदूर का स्वभाव कैसा होगा, रुख कैसा होगा चुनाव में। लेकिन अगर हम ये मान लें कि ज्यादातर प्रवासी मजदूर इकोनॉमिक कैटेगरी के हिसाब से गरीब और लोअर तबके में आते हैं, जैसा जिस बात का मैंने जिक्र किया, तकरीबन 70% प्रवासी मजदूर उसी दो कैटेगरी में आते हैं, जिनको हम पुअर और लोअर इनकम क्लास हम्म। कैटेगरी कह हम्म। सकते हैं। तो चुनाव दर चुनाव जब हमने देखा कि इनका एक बड़ा हिस्सा एलजेपी गठबंधन के लिए वोट करता रहा है हम्म। और उससे लगभग छोटा सा ही, उससे कम थोड़ा सा ही छोटा हिस्सा बीजेपी गठबंधन, जिस बीजेपी गठबंधन जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं उसमें जेडीयू भी शामिल है, तो इनके वोट बटे हुए दिखाई पड़े। लेकिन कुछ ना कुछ झुकाव आरजेडी गठबंधन की तरफ हमेशा रहा, एक्सेप्ट पहली बार इनका झुकाव बीजेपी गठबंधन की तरफ 2010 में देखने को मिला, जब हम्म। आंकड़ों के दृष्टिकोण से अगर देखें तो इनमें से 34 गरीबों में से 34% मतदाताओं ने बीजेपी गठबंधन के लिए वोट किया और ओ। 24% ने एलजेपी आरजेडी गठबंधन के लिए वोट आरजेडी। किया। और छोटी-छोटी पार्टियों को 33% गरीब तबके के वोटरों ने वोट किया। अगर लोअर क्लास के वोटरों की अगर हम बात करेंगे, तो उनमें भी कुछ ऐसे ही रुझान देखने को मिले। उनमें से 39% ने एनडीए को वोट किया और 30% ने आरजेडी गठबंधन के लिए वोट किया था। ये 2010 का चुनाव है और ये वही चुनाव है जो नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ, एनडीए गठबंधन का पार्ट होकर के एक बड़ी जीत हासिल की थी। लेकिन हम्म। 2015 का चुनाव हम जब देखते हैं, तो ये अपना इनका रुख बदलता हुआ दिखता है। गरीब मतदाताओं का, लोअर क्लास के मतदाताओं का रुख बदलता है और बड़ा हिस्सा महागठबंधन के लिए वोट करता है। लेकिन ये महागठबंधन वही महागठबंधन है जिसमें नीतीश और लालू एक साथ थे। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ये 12, 15, 18, 20 पर मैं तकरीबन मैं कह सकता हूँ 18 से 20% गरीब तबके का वोटर और लोअर इनकम क्लास का वोटर उनके साथ घूमता हुआ दिखाई पड़ता है। अगर नीतीश कुमार एनडीए का साथ के साथ हाथ मिलाते हैं तो वो एनडीए की हम्म। तरफ चला जाता है और अगर वो लालू यादव के साथ हाथ मिलाते हैं तो वो लालू यादव के साथ चले आते हैं। तो गरीब तबके के मतदाताओं का डिवीजन, अगर मोटी बात हम ये करें, अगर 100 गरीब तबके के मतदाता हैं तो 24-25 बीजेपी के साथ हैं, 24-25-26 आरजेडी के साथ हैं, तकरीबन 18 और 20 जेडीयू के साथ हैं। जेडीयू बाकी के बटे हुए दिखाई पड़ते हैं जिसमें 14-15 जो हैं वो एलजेपी के साथ हैं। तो बटे हुए हैं, लेकिन बीजेपी और एलजी और आरजेडी के लिए लगभग बराबर-बराबर बटे हुए हैं और जिसके साथ नीतीश कुमार हाथ मिलाएँगे, जी। उनके पक्ष में उनका शिफ्ट हो जाता है। अ, इन चुनाव में हमें पता है बीजेपी और जेडीयू एक साथ लड़ रहे जेडीयू। हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि गरीब तबके के मतदाताओं का वोट, लोअर क्लास के मतदाताओं का वोट फिर से एक बार बीजेपी जेडीयू गठबंधन के लिए जा सकता है। अब ये नाराजगी कितनी है, अगर नाराजगी सचमुच बहुत होगी, जो शायद हम नहीं समझ पा रहे ग्राउंड पे, तब तो इनका हम्म। वोट आरजेडी प्लस के लिए शिफ्ट हो सकता है। लेकिन जी। मुझे ऐसी स्थिति दिखाई नहीं पड़ती। मुझे ऐसी स्थिति नहीं दिखाई पड़ती कि गरीब तबके के मतदाता जो माइग्रेंट्स हैं, जिनमें माइग्रेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, उनमें कोई बड़ी नाराज़गी हो, बहुत बड़ा गुस्सा हो, नाराज़गी तो हो सकती है, बड़ा गुस्सा हो, जी। ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। तो अब तो जब वोट पड़ेंगे, जब वोटों की गिनती होगी तभी हम इस बात का आकलन कर पाएँगे। लेकिन आज की स्थिति से लगता नहीं है कि कोई बहुत भारी नाराज़गी है इनमें और ये एकमुश्त अपना वोट आरजेडी प्लस के लिए या दूसरी पार्टियों को दे सकते हैं। बड़ा दिलचस्प आपने बताया सर। हम लोग बिहार में जब भी वोट चुनावों का आकलन करते हैं तो ज्यादातर जातियों में बांटकर हम वोटर को देखते हैं, लेकिन आपका कहना है कि क्लास के आधार पर, वर्ग के आधार पर भी इन्हें देखा जा सकता है पार्टी वाइज। बिल्कुल, वर्ग के आधार पर वोट का बँटवारा बहुत शार्प दिखाई पड़ता है और जाति और वर्ग एक तरह से ओवरलैप करते हैं बिहार में। जी, बिहार बिल्कुल में और बिल्कुल दूसरे बिल्कुल। दूसरे राज्यों में भी। यही वजह है हम्म। कि अगर आप उन जातियों को देखेंगे जिन्हें सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़ी जातियों को माना जाता है, तो उनमें से ज़्यादा तादाद के वोटर ऐसे होंगे जो आय के आधार पर पुअर और लोअर इनकम क्लास में आते हैं। तो जिस तरफ हम्म। अ, सामाजिक दृष्टिकोण से जो निचली जातियां हैं, जिनका जिस पार्टी के लिए उनका वोट जाता है, उन्हीं पार्टियों को लोअर क्लास और इकोनॉमिक क्लास में लोअर और पुअर क्लास का भी वोट जाता है। तो
हम सब समझते हैं कि बिहार की राजनीति या यूपी की राजनीति या कुछ और दूसरे राज्यों की राजनीति में सिर्फ जातियों का ही प्रभाव है। लेकिन हम्म। जातियों के प्रभाव के साथ-साथ हमें क्लास का प्रभाव भी बहुत देखने को मिलता है। अगर आप अपर क्लास और मिडिल क्लास के वोटरों की बात करें, जिनमें ज़्यादा तादाद अपर कास्ट की है, शिक्षित वोटरों की है, उनका वोट बड़ी संख्या में बीजेपी के लिए जाता है। तो जिस तरह से जातियों का वोट दिखाई पड़ता है बटा हुआ, उसी तरह से क्लास के आधार पर भी बिहार के वोटर भी बटे हुए दिखाई पड़ते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण है और काफी बारीक विश्लेषण है कि अगर किसी जाति विशेष के वोटर को आप किसी पार्टी विशेष का वोटर समझते हैं, तो ये हो सकता है कि अगर उसका क्लास बदल जाए, यानी कि वो एक खास वर्ग से दूसरे वर्ग में चला जाए, तो एक पार्टी को लेकर उसकी श्रद्धा में भी बदलाव आ सकता है। तो ये काफी बिल्कुल अगर इंटरेस्टिंग बिल्कुल, जी। बिल्कुल, बिल्कुल नीरज जैसा आपने जिस बात का ज़िक्र किया और अगर हम किसी एक खास जाति का ज़िक्र कर लें, मान लीजिए ओबीसी। हुँ, तो ओबीसी में जी। जो इकोनॉमिकली वीकर होंगे, उनका झुकाव आरजेडी की तरफ ज़्यादा रहेगा और उन्हीं ओबीसी हुँ, मतदाताओं में अगर वो इकोनॉमिकली ज़्यादा प्रॉस्पेरस हैं, अगर इकोनॉमिकली और एजुकेशनली ज़्यादा विकसित हैं, मतलब अगर वो अपर अपर क्लास में आते हैं, मिडल क्लास में आते हैं, नौकरी-पेशा हैं, उनका झुकाव बीजेपी की तरफ ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। तो विद इन द हुँ, कास्ट, एक ही कास्ट के अंदर में क्लास का प्रभाव भी आपको दिखाई पड़ेगा। ये हुँ। ज़्यादा जो लोअर क्लास है, लोअर कास्ट है, उनमें ज़्यादा प्रभावी दिखाई पड़ता है। अपर कास्ट में इसका प्रभाव थोड़ा कम दिखाई पड़ेगा, लेकिन जो लोअर कास्ट है, उनमें इसका प्रभाव बहुत दिखाई पड़ता है। तो क्लासेस विद इन द कास्ट इसका भी रोल है हुँ। बिहार के चुनाव में और आने वाले चुनाव में भी शायद कुछ ऐसा ही होने वाला है कि क्लासेस विद इन द कास्ट उसका प्रभाव वोटिंग पैटर्न्स पे दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल ये पॉलिटिकल पार्टीज के रणनीतिकार अगर ये इंटरव्यू देख रहे हो तो जाहिर तौर पर उन्हें अपनी कुछ रणनीतियां इस हिसाब से बदलनी चाहिए या इस लेवल पर सोचना चाहिए कि सिर्फ आप दलित, महादलित, मुस्लिम, पासवान, कुर्मी, कोयरी, अ, निषाद, इन सब चश्मों से ही अपने वोटर को मत देखिए, उसकी क्लास के आधार पर, उसकी इकोनॉमिक क्लास के आधार पर भी अपने वोटर को देखिए, क्योंकि उसके आधार पर भी वोटर की श्रद्धा बदल जाती है। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि प्रवासी मजदूरों की, बिहार की तरफ लौटते प्रवासी मजदूरों की जो तस्वीरें हमने देखी थी, वो सरकारों के मुंह पर एक तरीके का तमाचा थी और उन्हें उसका नतीजा, उसका खामियाजा उठाना चाहिए अगर सरकारों की तरफ से कोई कोताही थी। खैर, हम ये देखेंगे, आंकड़ों में भले ही अभी कोई गुस्सा नजर ना आ रहा हो, नाराजगी ज्यादा नजर ना आ रही हो, लेकिन इसका कोई ना कोई असर इसे लेकर पॉलिटिकल पार्टीज चिंतित तो है, क्योंकि चाहे हम नीतीश कुमार को देखें, चाहे हम तेजस्वी यादव को देखें, चाहे हम चिराग पासवान को देखें, वो जब भी अपने भाषण देते हैं, अपनी प्रेस रिलीज जारी करते हैं, इन मजदूरों के इर्द गिर्द कुछ ना कुछ जरूर रहता है। तो अब 10 नवंबर को पता चलेगा कि बहुत मुश्किल हालात में वापस बिहार लौटा कोरोना महामारी के बीच ये प्रवासी मजदूर अपना वोट किस तरीके से किस पार्टी को देता है। हम इसी तरह की और जानकारी आपको लगातार बिहार तक पर देते रहेंगे। बिहार किसका में संजय जी के साथ ये हमारे दिलचस्प इंटरव्यू और बारीक विश्लेषण की एक पूरी सीरीज है, जो आपको हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज पर मिलेगी और ट्विटर टाइमलाइन पर भी आपको वो देखने को मिलेगी। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस दिलचस्प चर्चा के लिए। हम आगे भी इसी तरह के और दिलचस्प और जानकारी भरे विषयों पर आपके साथ जरूर जुड़ेंगे।